हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज सतीश राजपूत और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसको पढ़ेंगे। ये पढ़ने का माध्यम होगा एमसीक्यूज जो कि बाइलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगा सीटेट, एसटेट और बीपीएससी का जो टीआरई 4 और 5 देना चाहते हैं या फिर वो कोई भी एग्जाम जिसका बेस जो है वो एनसीईआरटी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो एग्जाम्स ये होते हैं एसटेट, सीटेट और बीपीएससी के, वो सभी बेस क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी पर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ बुक पढ़ लेने से किसी भी कंटेंट पर मास्टरी हासिल नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें एमसीक्यू सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो के लिए आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ें, चैप्टर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसको, और फिर आप यहां पर आकर इन क्वेश्चन को सोल्व करें। उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को भी जरूर समझें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रेंच सोसाइटी में रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांसीसी सोसाइटी कितने वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ पर स्टेट का मतलब वर्ग है, तो ये जो स्टेट है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। और वो कौन कौन से थे? ये स्टेट्स थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी आते थे, यानी कि पादरी या कहें जो चर्च के पूजा पाठ कराते थे। सेकंड स्टेट है नोबल्स यानी कि कुलीन वर्ग। और थर्ड स्टेट में आते थे बिजनेसमैन, पीजेंट्स, किसान, वर्कर और दूसरे काम करने वाले छोटे मोटे गरीब लोग। तो फ्रेंच सोसाइटी कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च को देने वाला एक टैक्स है जिसका नाम है टाइथ। ये कौन लोग देते थे? नोबिलिटी, पीजेंट्स या फिर कलर्गी? हाँ जी, ये देते थे पीजेंट्स यानी कि किसान। जो थर्ड स्टेट है उसी को हर प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, और ये नोबिलिटी और ये कलर्गी टैक्स से मुक्त थे। 2 प्रकार के टैक्स थे यहाँ पर। पहला जो टैक्स है ये टाइथ है, जो चर्च को दिया जाता था, और दूसरा जो टैक्स है वो टेल था, जो कि स्टेट को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो टेल टैक्स है वो किस पर लगाया जाता था? जो टेल का टैक्स है वो पीजेंट्स यानी किसानों की जमीन पर लगाया जाता था। नोबिलिटी टैक्स फ्री थे, कलर्गी भी टैक्स फ्री थे, तो ऑब्वियसली जो टैक्स लगेगा पीजेंट्स पे लगेगा। 2 प्रकार के टैक्स हमने देखा है, पहला था टाइथ और दूसरा है टेल। टाइथ जो है वो चर्च को दिया जाता था और टेल जो है वो स्टेट को दिया जाता था। क्वेश्चन है जो फ्रांस है उसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से स्टेट से थी? तो इसमें 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, अराउंड 90% पॉपुलेशन, वो थर्ड स्टेट से थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे कि लेबर, किसान, वर्कमैन, काम करने वाले और फैक्ट्री ओनर्स भी। और इसी थर्ड स्टेट जो है इसी को टैक्स देना पड़ता था। 2 प्रकार के टैक्स हमने देखे। क्वेश्चन में पूछता है कि जो विशेष अधिकार यानी प्रिविलेज या फिर कोई छूट मिला हुआ था वो कौन से स्टेट को मिला हुआ था, ये किस पर आधारित थी? तो ये जो छूट थी वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिली हुई थी, और ये बर्थ के आधार पर मिलता था। इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, और ये जो था ये बर्थ के आधार पे था, और टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट देता था खाली। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन पर बेस्ड है। इसमें कहता है कि जो थर्ड स्टेट है वो अकेला टैक्स का बर्डन उठाता था फ्रांस में। रीजन है कि बोथ कलर्गी यानी फर्स्ट स्टेट और नोबलिटी यानी कि सेकंड स्टेट जो है वो टैक्स की छूट से बचे हुए थे। तो फर्स्ट असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और ये जो असर्शन है थर्ड स्टेट अकेले बर्डन उठाते थे, इसका रीजन हो जाएगा ये, क्योंकि क्लर्गी और नोबिलिटी जो थे वो टैक्स से बचे हुए थे। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए थर्ड स्टेट जो था उसमें कौन कौन शामिल थे? किसान, आर्टिसंस और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जैसे कि वकील और डॉक्टर। ये सभी लोग थर्ड स्टेट में इंक्लूडेड थे, और इन्हीं लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो और जो चौथा है नोबिलिटी, नोबिलिटी जो थे ये सेकंड स्टेट के थे। इसीलिए आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। इस क्वेश्चन में टैक्स सिस्टम जो है फ्रांस में लगा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है कि जो टाइल था एक प्रत्यक्ष कर था जो किसानों की जमीन पर लगा था। दूसरा है टाइथ सामंत वर्ग यानी कि नोबिलिटी को दिया जाता था। और तीसरा है जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो जैसे डेली आइटम्स जैसे कि सोल्ट, टोबैको एक्सेट्रा पर लगा हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, टाइल जो है वो पीजेंट्स को देना पड़ता था लैंड का। और जो दूसरा टैक्स था वो टाइथ था। टाइथ जो है वो नोबिलिटी को ना देकर ये चर्च को देना पड़ता था, यानी कलर्गी को देना पड़ता था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चंस के कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है, पहला जो स्टेटमेंट है कि क्लर्गी और नोबिलिटी जो है वो कुछ
प्रिविलेज को एंजॉय करते थे, यानी कि उनको पहला कि टैक्स से बचे हुए थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरा, थर्ड स्टेट जो है वो दो प्रकार के टैक्स भरने के लिए बाधित था, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा स्टेटमेंट है सोशल डिवीजन इन फ्रांस वर बेस्ड ऑन वेल्थ रेदर देन बर्थ। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, क्लर्गी और नोबिलिटी जो है वो कुछ प्रिविलेज को एंजॉय करते थे, जैसे कि टैक्स से फ्री रहते थे, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा है थर्ड स्टेट जो कि है उसी को सब प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। वो दो प्रकार के टैक्स हमने देखे, पहला था टाइथ और दूसरा था टेल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कहता है कि जो सोशल डिवीजन था, सामाजिक विभाजन था, वो वेल्थ पर बेस्ड था, ना कि बर्थ पर। ये गलत हो जाता है, क्योंकि इनको जो ये प्रिविलेज मिले थे बाय बर्थ इनको मिलता था, बाय बर्थ इनको मिलता था। क्योंकि वेल्थ या फिर धन, धन का बात इसलिए क्योंकि हम देखते हैं थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग बहुत अमीर थे, उनके पास भी अच्छे अच्छे बिजनेस थे, बहुत वेल्दी थे, लेकिन फिर भी वो थर्ड स्टेट में आते थे। तो ये आधार वेल्थ ना होके बाय बर्थ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। इस क्वेश्चन में फ्रांस की सामाजिक संरचना के बारे में बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेट जो है इसमें कहता है क्लर्की यानी कि पादरी होते थे। सेकंड स्टेट नोबिलिटी यानी सामंत लोग होते थे। और थर्ड स्टेट में पीजेंट, आर्टिसंस और मिडिल क्लास रहता था। ये स्टेटमेंट तीनों बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की रहते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में तृतीय वर्ग में किसान, कारीगर और मध्य वर्ग रहते थे। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 सब ठीक हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है कि जो प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस जो था, यानी रिवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस था, उसकी करेंसी क्या थी? तो उसकी करेंसी का नाम लिवरे था। लिवरे से रिलेटेड और कुछ तथ्य देख लेते हैं। जब लुईस 16 फ्रांस के राजा बनते हैं 1774 में, तब उस स्टेट की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पास 1 मिलियन या 1 बिलियन लिवरे का, यानी लिवरे करेंसी में उनके ऊपर जो था वो लोन था। उसके बाद फ्रांस ने जितने भी ब्रिटेन के अगेंस्ट कॉलोनियल रूल था, उनमें 13 कंट्री थे, उन सभी को वॉर करके उनको आजाद कराया। और इस वॉर में पैसा उनका खर्च हुआ और 1 बिलियन लिवरे फिर से उनके ऊपर लोन आ गया, क्योंकि लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इनके ऊपर टोटल 2 बिलियन लिवरे इनके ऊपर लोन हो चुका था। और ये लिवरे जो है वो फ्रांस की करेंसी थी। कब तक थी? ये थी 1794 तक ये करेंसी मान्य थी फ्रांस में। उसके बाद इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी के आसपास फ्रांस में एकदम से पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज होता है। और जो ये पॉपुलेशन जो है 1715 के आसपास 23 मिलियन था, वो बढ़कर 1789 तक कितना हो गया था? तो ये एकदम से पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो चुका था, 2.8 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 28 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.8 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पर रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की बात क्यों की गई है कि इस समय पर एकदम से पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। पॉपुलेशन तो बढ़ता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन जो लेवल रहता है सोसाइटी का, वो सेम रहता है, जिससे कि सोसाइटी में एक हाई डिमांड क्रिएट हो जाता है। हाई डिमांड रहता है, लेकिन सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जितने भी प्राइसेस हैं, जितने भी आम चीजें हैं, ब्रेड हो गया या फिर खाने पीने की चीजें हो गई, वो काफी बढ़ जाती हैं। और जो वर्कर्स जो काम करते थे, उनके जितने भी काम करने के वर्कर्स के वेजेस थे या कहे तनख्वाह थी, वो काफी कम रहती है, जिससे कि उनको काफी प्रॉब्लम आती है। और आगे चलकर यही वाली प्रॉब्लम रिवॉल्यूशन का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कहता है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, उसके क्या परिणाम थे? सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, बिल्कुल ठीक बात है। राइज इन प्राइस ऑफ ब्रेड, जो उनके रोटी था उसका दाम भी काफी बढ़ गया था। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, जो मजदूरी थी वो जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उसके अनुसार नहीं थी। तो ये सभी रीजन थे और ये सभी ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति से पहले की आर्थिक स्थिति के बारे में कौन से कथन ठीक है? तो जो पहला कथन है वो है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज रैपिडली, जो जरूरी सामान थे उसके प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। कहता है वर्कर्स के जो मजदूरी थी वो काफी तेजी से बढ़ता है, और जो प्राइस थे खाने पीने के वो उतना तेज से नहीं बढ़ता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्राइसेस थे वो रैपिडली इंक्रीज होते हैं, लेकिन इनके जो वेजेस थे यानी पैसा था उसमें इंक्रीज नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है
मोस्ट पीपल कुड नॉट बाय इनफ फूड। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, उनके वेजेस नहीं बढ़ते हैं और प्राइसेस जो है आम चीजों की वो काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैसा उनके पास है उससे वो अपना पूरा खाना भी नहीं खरीद पाते थे, पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते थे। तो स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेटमेंट है, कहता है कि फ्रांस में जो लोग थे वो आप अपनी आधी तनख्वाह रोटी खरीदने के लिए खर्च कर देते थे। और दूसरा रीजन है, ब्रेड वॉज द स्टेपल फूड फॉर द मेजोरिटी। ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट असर्शन है वो उसका रीजन नहीं है, क्योंकि ये आधा अपना तनख्वाह दे देते थे। इसका रीजन, क्योंकि ब्रेड जो है वो स्टेपल फूड था, ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर महंगाई बढ़ गई थी काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में ये सब्सटेंशियल ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का तात्पर्य यहाँ पर या फिर रिलेशन, ये पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड है, यानी कि भोजन की अत्यधिक कमी का दौर। हम लोग जानते हैं जब एकदम से पॉपुलेशन राइज होता है फ्रांस में, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं रह पाता है, जिससे कि वेजेस भी नहीं बढ़ते हैं, जितने भी वर्कर्स क्लास हैं या फिर गरीब लोग हैं, और उनका जो खाना है वो काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग पर्याप्त खाना नहीं खरीद पाते हैं। और बीच बीच में इसी में ही कई सारी महामारी आती है या फिर उनकी फसल खराब हो जाती है खराब मौसम की वजह से। इसलिए यहाँ पे बहुत ही लंबे दौर तक उन लोगों के पास खाने की कमी रहती है। इसी को फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला गया है, यानी कि पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ द फूड। स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव, भोजन की अत्यधिक कमी का दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस था फ्रांस में, ये और भी ज्यादा बदतर हो जाता है, इसके क्या कारण रहे थे। यानी फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस को प्राकृतिक रूप से किसने बिगाड़ा। पहला है ड्राउट यानी सूखा, हेलस्टॉर्म्स, ओलावृष्टि, हार्श विंटर्स। तो ये तीनों के तीनों कारण थे सबसिस्टेंस क्राइसिस को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के फ्रांस में विशेषाधिकारों को के अंत की मांग करने वाला नया सामाजिक वर्ग कौन था। हम लोग जानते हैं जैसे कि विशेषाधिकार फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को पर्याप्त थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इन्हीं सभी विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए किसने मांग की थी। तो ये नोबिलिटी तो नहीं होगा, क्योंकि इनको अधिकार प्राप्त थे, कलर की भी नहीं है, तो ये था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो था वो चाहता था कि इस प्रकार के जो विशेषाधिकार हैं वो समाप्त हो जाए, और इसी के लिए वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और ये हमारा चैप्टर वही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की बुक किसने लिखी। मोंटेस्क्यू, रसो और जॉन लोक। ये लिखा था जॉन लोक ने। उस समय कई लोग थे जो कि डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे या फिर इक्वालिटी की बात कर रहे थे। उसमें से एक थे जॉन लोक, जिनकी किताब है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि लिखा गया था रूसो के द्वारा, ये भी उन थिंकर्स में थे जो कि इक्वालिटी की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक पुस्तक लिखा रूसो ने। तो इसमें वो किस चीज की बात कर रहे थे, किस पर आधारित थी। डिवाइन पावर यानी ईश्वर की इच्छा, जनरल विल ऑफ द पीपल जनता की सामान्य इच्छा, या फिर मिलिट्री पावर। तो ये बेस्ड था जनरल विल ऑफ द पीपल, क्योंकि ये सुनने में जनता की सामान्य इच्छा यानी जनता की बात हो रही है, ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है सोसाइटी में। तो ये लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोंटेस्क्यू जो थिंकर है, उन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये किसकी वकालत कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट में। तो ये बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ द पावर्स की, यानी कि शक्तियों के विभाजन का। तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स की हमने बात की और उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक या फिर थीसिस की बात करें, तो उसमें हमने मोंटेस्क्यू का देखा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसके बाद रसो भी है इसमें जिन्होंने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में हमने पीछे बात किया। और उसके बाद यहाँ पर थे हमारे पास जॉन लोक। जॉन लोक ने लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप लोगों को इन तीनों किताबों को याद रखना होगा या फिर इनकी थीसिस को याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट स्टेट था और सेकंड स्टेट था, ये काफी मजबूत थे सोसाइटी में और सभी पावर्स इन्हीं के पास थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो बिल्कुल असहाय था,
जिनके पास पावर्स बिल्कुल भी नहीं थी। पैसा तो था लेकिन पावर उनके पास नहीं थी। पैसा कुछ लोगों के पास था और गरीब बहुत ज़्यादा लोग थे। तो ये लोग बात कर रहे थे इक्वालिटी की, इक्वल राइट्स की सोसाइटी में। तो इन्हीं का साथ देने के लिए कुछ थिंकर्स आए थे जैसे कि रूसो, जॉन लॉक और ये मोंटेस्क्यू, और ये तीनों ही बात कर रहे थे इक्वालिटी की और इक्वल राइट्स की। और इस ऑप्शन को अगर देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन, तो ये चाहते थे कि बराबर शक्तियां बढ़ जाए तीनों ही स्टेट में। इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा सेपरेशन ऑफ द पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं और उसके साथ ही इनके द्वारा लिखे गए कुछ थीसिस के नाम दिए गए हैं या फिर बुक के नाम दिए गए हैं। तो कौन सा करेक्टली मैच है ये हमको देखना है। जॉन लॉक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये गलत है। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। और मोंटेस्क्यू टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत हो गया। तो हमारे पास रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि रूसो जो है वो रसिया से एसोसिएट कीजिएगा। रूसो यानी रसिया, और जो रसिया है वो सोशलिस्ट स्टेट है। रसिया जो है वो सोशलिस्ट स्टेट है। हम हिस्ट्री पढ़ने वाले सब लोग जानते हैं जो रसिया है वो सोशलिस्ट स्टेट है। तो हमको याद रहेगा रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद लॉक यानी कि ताला। तो आप ताले का डायग्राम अपने दिमाग में बनाइएगा और ये है ताला, और हमेशा दो ताले के बारे में सोचिएगा। कितने ताले? दो ताले। तो यहाँ पर ताले जो हैं वो दो हैं, इसीलिए लॉक के साथ टू, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ताले कितने हैं? दो हैं। तो टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप कोई पूछे कि आपने ताला क्यों लगाया था, क्यों, तो यहाँ पे मोंटेस्क्यू। तो ताला क्यों लगाया था? एक से काम चल जाता अगर नॉर्मल आदमी को बंद करना होता, लेकिन हमने एक पावरफुल पावरफुल भूत को बंद किया है। ठीक, पावरफुल भूत को बंद किया है। अब भूत का इंग्लिश होता है स्पिरिट। ठीक, आत्मा, प्रेत आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो हमको याद हो गया रसिया सोशलिस्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ताले हैं कितने? दो हैं। टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। और आपने ताला क्यों लगाया था? मोंटेस्क्यू। तो ये है भूत, स्पिरिट ऑफ द लॉ। शायद आपको ये ट्रिक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16 ने 175 सालों के बाद कौन से साल में इन तीन स्टेट्स की मीटिंग को कंडक्ट किया। यानी लुई 16 ने 175 वर्षों बाद स्टेट्स कितने थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट की मीटिंग को कौन से साल में बैठक बुलाई? तो ये था 1789, 1789, और यही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का साल। अब ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जो किंग है वो अकेला कोई भी लॉ नहीं बना सकता था असेंबली में, तो इसीलिए उसको सभी जो स्टेट थे उन सभी की मीटिंग कराकर ही किसी भी लॉ को बनाया जा सकता था। इसीलिए इस मीटिंग को बुलाया गया था ईयर 1789 में, जो कि 175 सालों में कंडक्ट कराई गई थी। यानी कि पिछली बार जो कंडक्ट हुआ था वो 1614 ईस्वी में कंडक्ट हुआ था ये मीटिंग, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है कि स्टेट जनरल ऑफ 1789 यानी कि वो जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें एक स्टेट के पास कितने वोट थे। यानी अब हम देखते हैं कि वहां पर जब मीटिंग बुलाई गई थी तो फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव वहां पर इकट्ठे हुए थे मीटिंग में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर एक स्टेट के पास बस एक ही वोटिंग राइट था, सिर्फ एक वोट कर सकता था कोई भी स्टेट। तो ये दोनों स्टेट पावरफुल थे और ये कोई भी मतलब इनके दो वोट हो जाते थे और थर्ड स्टेट वाला सिर्फ एक ही वोट रहता था, तो कोई भी बिल पास हो जाता था थर्ड स्टेट को नजरअंदाज करते हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि यहाँ पर कितने वोट थे। तो ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी कि प्रत्येक स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वो मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें तृतीय वर्ग ने मांग की कि मतदान पूरी सभा में होना चाहिए जहां प्रत्येक सदस्य का एक वोट हो। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑब्वियसली क्लर्गी जो है वो फर्स्ट स्टेट है, नोबिलिटी सेकंड स्टेट और कॉमन पीपल जो है वो थर्ड स्टेट थे। इनकी संख्या 600 होते हुए भी इनके पास बस एक ही वोट था, इसीलिए इनका जो भी व्यू था उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था। इन दोनों को मिला के दो वोट हो जाता था। तो कॉमन पीपल जो है, आम जनता, उन्होंने डिमांड किया कि सभी मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। यानी 600 लोग हैं इसमें, तो हर एक किसी के पास एक वोट रहेगा तो टोटल 600 वोट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 20 जून 1789 को जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने शपथ कहां पर ली। अब जब
मीटिंग बुलाई गई थी लुईस 16 के द्वारा और सभी के पास एक एक वोट था और इनके द्वारा थर्ड स्टेट के द्वारा मांग किया गया कि पर मेंबर एक वोट होना चाहिए, लेकिन उनके डिमांड को नकार दिया गया था और वो लोग बाहर निकल आए थे और जाकर दूसरी जगह पर ये लोग अपना संगठन बनाकर और फिर वहां पर फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक शपथ लेते हैं और ये शपथ लिया गया था टेनिस कोर्ट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है इस इवेंट को। टेनिस कोर्ट जो था वहां पर ये लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इकट्ठे हुए और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक ये यहीं पर ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने शपथ लिया था। तो क्वेश्चन है 20 जून 1789 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट टुक फेमस ओथ एट द टेनिस कोर्ट। दिस इवेंट इज आल्सो नोन एज द टेनिस कोर्ट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेनिस कोर्ट ओथ 1789 वाज रिलेटेड टू। तो टेनिस कोर्ट जो शपथ था वो किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, जब लुईस 16 के द्वारा मीटिंग बुलाई गई असेंबली जनरल की, उसमें सभी के पास एक एक वोट था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के पास। फिर इन्होंने डिमांड किया थर्ड स्टेट ने कि हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, उसको नकार दिया गया। तो ये लोग जाकर टेनिस कोर्ट में पहुंच गए और इन्होंने वहां पर शपथ ली कि जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है हम लोग यहीं पर इकट्ठे रहेंगे या फिर बनाते रहेंगे। तो ये जो टेनिस कोर्ट ओथ है वो रिलेटेड है ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी नया संविधान बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इवेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआत की घटना माना जा सकता है? तो सबसे पहले एट द टेनिस कोर्ट ओथ, फॉर्मिंग ऑफ नेशनल असेंबली और स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील, यानी कि बास्टील पर हमला। इसमें सबसे पहला जो इवेंट है इन तीनों में वो है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील यानी कि बास्टील पर हमला। सबसे पहला इवेंट यही हुआ था जो कि जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे या वर्कर क्लास था, वो काफी परेशान हो चुका था इस सोसाइटी से और वो लोग जितने भी नोबिलिटी थी उनके खिलाफ आवाज उठा चुके थे और उन्होंने बेस्टील जो है ये जगह का नाम है और यहाँ के किले पर उन्होंने हमला किया था। और इसी के बाद से ही धीरे धीरे सभी लोग इक्वालिटी की बात करने लगे थे, अपने राइट्स की बात करने लगे थे। उसके बाद का इवेंट है टेनिस कोर्ट ओथ और उसके बाद सबसे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो हिस्टोरियंस के द्वारा स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील या बास्टील के किले पर हमला सबसे पहला इवेंट माना जाता है और यही शुरुआत है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बेस्टील का जो किला है उसके ऊपर किस तिथि को हमला हुआ? तो ये हुआ था 1789 में। ऑब्वियसली 1789 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काल माना जाता है या ईयर माना जाता है। तो ये जो डेट था वो था 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1889 में क्रांति का प्रकोप किस कारण से हुआ? पहला ऑप्शन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड राइज इन ब्रेड प्राइस। हाँ जी, ये रीजन एक था इसमें। डिसकॉन्टेंट विद द मोनार्की, जो राजतंत्र था उससे असंतोष हो गए थे लोग। हाँ जी, ये भी है रीजन। आइडियाज ऑफ फिलोसफर एंड एनलाइटमेंट, यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स आ गए थे जो कि इक्वालिटी और एनलाइटमेंट की बात कर रहे थे, ये भी उसमें से एक कारण रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ा था, जब एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उस वाले क्वेश्चन को आप याद करिएगा पीछे जाके। और डिसकॉन्टेंट विद द मोनार्की, राजतंत्र से असंतोष हो गया था लोग। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो असमानताएं थे, जो कि थर्ड स्टेट को दबाए रखते थे या फिर उनके राइट्स थे उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। आइडिया ऑफ फिलोसफर एंड एनलाइटमेंट, हमने फिलोसफर्स के नाम भी पढ़े जैसे कि रूसो, जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू, ये सभी लोग इससे रिलेटेड थे और इन सभी इवेंट्स का फ्रांसीसी क्रांति के आउटब्रेक में कहीं ना कहीं योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग स्पोक्सपर्सन ऑफ द थर्ड स्टेट एंड प्लेड अ की रोल इन फॉर्मेशन नेशनल असेंबली, यानी कि तृतीय वर्ग का कौन व्यक्ति है जिसने प्रमुखता से एक प्रवक्ता था और राष्ट्रीय सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये जो मीरा बाऊ है ये नोबिलिटी फैमिली से थे, तो ये थर्ड स्टेट में नहीं आ सकते हैं। एबेसीज जो थे ये एक प्रीस्ट थे और रोबेस्पियर का इस नेशनल असेंबली से कोई लेना देना नहीं है अभी तो आंसर जो है वो एबेसीज हो जाएगा। तो ये जो है ये थर्ड स्टेट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा कौन सी जो किताब है वो जीन जैकस रूसो के द्वारा लिखी गई? तो मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, रूसो से रसिया याद रखिए और रसिया जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है। तो सोशलिस्ट से जो वर्ड आता है वो सोशल आता है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि जो एबेसियस जो थे ये फेमस हुई थी इनकी राइटिंग जो कि इन्होंने एक पैम्फलेट के द्वारा लिखी गई थी। तो इनमें से कौन सा पैम्फलेट जो था वो जो इन्होंने थर्ड स्टेट के लिए लिखा था? तो ये था व्हाट इज द थर्ड स्टेट? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि कौन से साल में जो है वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है उसके बाद। तो ये ईयर जो था वो 1791 में था। 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बेस्टील का जो किला था उसको गिराया जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद असेंबली बुलाते हैं लुईस 16। फिर उसके बाद असेंबली से बाहर निकल जाया जाता है थर्ड स्टेट के द्वारा, और ये एक जगह पे जाके टेनिस कोर्ट जो है वहां पर ओथ लेते हैं, और फिर लास्ट में ये लोग वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर देते हैं जो कि बनता है 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके अकॉर्डिंग किसे वोटिंग राइट मिलता है, किस सिटीजन को वोटिंग राइट मिलता है 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार? तो इसमें वोटिंग राइट जो मिलता है किन किन लोगों को मिलता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वोटिंग राइट जो मिलता है ऑप्शन है ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स, ऐसा नहीं था। एक्टिव सिटीजन्स मैन अबव 25 ईयर्स हु पेड सर्टेन टैक्स, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। यानी किसे वोटिंग राइट मिला? सक्रिय नागरिक 25 वर्ष से ऊपर पुरुष जिन्होंने निश्चित कर चुकाया। इसको हम डिटेल से अभी समझेंगे। और ऑप्शन सी है पैसिव सिटीजन्स वुमेन एंड पुअर मैन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला है एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा है पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में कौन लोग आते हैं? एक्टिव सिटीजन्स में थे यहाँ पे मेन थे केवल, और वो भी कैसे मेन थे? मोर देन 25 ईयर्स, जिनका एज जो है 25 ईयर से अबव हो और वो कुछ टैक्स चुकाते हों। कितना टैक्स चुकाते हों? तो जो उस समय लेबर का तनख्वाह था काम करने का, प्रतिदिन तनख्वाह पर डे का, इस हिसाब से अगर वो इनके 3 दिन के काम करने के बराबर टैक्स चुका देते हैं तो वो एक्टिव सिटीजन्स में आ जाते थे और इन्हीं लोगों के पास वोटिंग राइट था। एक बार फिर से दोहराता हूँ, एक्टिव सिटीजन्स जो कि मेन थे, 25 साल से ऊपर थे, और जो लेबर के 3 दिन के काम के जितना पैसा, यानी जितना पैसा उनको 3 दिन काम करने पर मिले उतना ही टैक्स अगर वो पे कर देते थे तो उन्हें एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था, और ये वही थे जिनके पास वोटिंग राइट था। और पैसिव सिटीजन्स कौन कौन थे? तो इसमें वुमेन, चिल्ड्रन जो थे वो आते थे, और बिलो 25 एज जो थे वो सभी पैसिव सिटीजन्स में आते थे, और इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसको पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के द्वारा? इसमें वुमेन आती थी, पुअर मैन आते थे और बच्चे भी आते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दो टाइप के सिटीजन्स थे, एक थे एक्टिव और दूसरे थे पैसिव। पैसिव जो थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था और इनके पास वोटिंग राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 ये वोटिंग राइट प्रदान करता था उन आदमियों को जो कि टैक्स चुकाते थे और 25 साल से ऊपर थे। तो इनको कितना टैक्स चुकाना होता था? ये टैक्स एक दिन जो है एक दिन का काम करने पर जो लेबर को जितना मिलता था एक दिन की मजदूरी के बराबर था, या 3 दिन की मजदूरी के बराबर था, या 1 महीने की मजदूरी के बराबर था? तो करेक्ट आंसर होगा 3 days वेज ऑफ ए लेबरर, यानी 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर कोई टैक्स देता था 25 वर्ष से ऊपर की उम्र का मेल, तो उसे वोटिंग राइट मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ सिंबल बनाए गए थे, जैसे कि यहाँ पर ब्रोकन चेन सिंबल की बात की जा रही है। तो ब्रोकन चेन जो है वो किसको दर्शाती थी? तो ये जो ब्रोकन चेन थी, ये जस्ट ब्रोकन चेन जो था वो फ्रीडम को दर्शाता था। बिल्कुल सही बात है। पहले जो है जंजीर, आप याद रखिए, इस प्रकार से जंजीरें बनी होती थी, तो ये जंजीर बीच में से टूटी हुई दर्शाई जाती थी। तो ये किसका सिंबल है? स्वतंत्रता का। इसी तरीके से बहुत सारे सिंबल बनाए गए थे। ऐसा क्यों बनाया गया था? क्योंकि वहां पर सोसाइटी में हर एक व्यक्ति लिटरेट यानी कि साक्षर नहीं था। तो ऐसे लोगों में अपना मैसेज देने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए थे। तो उन्हीं सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि सिंबल्स को देखकर उसका मीनिंग असाक्षर लोगों के द्वारा भी समझा जा सकता था। तो यहाँ पर ब्रोकन चेन जो है सिंबल बनाया गया था। ये किसका सिंबल था?
तो ये था फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ और सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बनाए गए थे, उनको सही तरीके से मिलान करना है। तो ब्रोकन चेन जो है हमने जाना ये किसके लिए था, ये फ्रीडम के लिए था। और फिर ये बंडल ऑफ रोड्स, हमने कहानी सुनी है एकता में ही मजबूती रहती है। तो कई सारे बंडल्स जो थे उनको आपस में दिखाया गया था और इनको बंधा हुआ दिखा रहे थे। तो ये किसका प्रतीक था, ये प्रतीक था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका आंसर क्या था, इसका था सी। और फिर स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, तो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल कुछ इस तरीके से सांप बनाया गया था जो अपने ही टेल को खा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से एटर्निटी यानी कि कभी भी समाप्त ना होने वाला सिंबल माना जाता था। तो इसमें एटर्निटी एंड यूनिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये जो लास्ट में बचा हुआ है फ्रीयन कैप, फ्रीयन कैप जो है ये किसका हो जाएगा, लिबर्टी का। ये सभी आपके पेज नंबर 12 और 13 पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार उसको आप देख लीजिएगा तो इनकी पिक्चर आपके इमेज में छप जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने इजी ट्रिक बता दिया है। ब्रोकन चेन जो है वो फ्रीडम का, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। फ्रीयन कैप या फिर फ्राजियन कैप आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते तो इसको छोड़ते हैं। फिर बंडल ऑफ रोड्स हमने कहानी सुनी हुई है, एक राजा जो है अपने बेटे को बुलाता है और पहले एक छड़ी देता है तोड़ने के लिए, आसानी से तोड़ देता है, उसके बाद 4-5 छड़ियां एक साथ तोड़ने के लिए दिया जाता है तो वो नहीं तोड़ता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इससे हमें एकता में ताकत मिलती है, जो शिक्षा है। तो स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। फिर स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ये एटर्निटी यानी कि कभी ना समाप्त होने वाला एक तरीका, अनंतता एवं एकता का प्रतीक है। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाला को नहीं भी आता है तो इन 3 से हम सोल्व कर सकते थे इसके। तो पहले का सी और दूसरे का जो है, दूसरे का बी और तीसरे का सॉरी पहले का सी और दूसरे का ए और तीसरे का बी और चौथे का डी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ और सिंबल्स की बात की गई है। सबसे पहले है आई विद इन ए ट्रायंगल, विद इन ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज में एक आंख। यहाँ पर एक त्रिभुज है और उसके बीच में एक आंख बना हुआ है और यहाँ पर कुछ रोशनी टाइप की आ रही है। तो ये दर्शाता है रीजन एंड वॉचफुलनेस, वॉचफुलनेस यानी कि तर्क और सतर्कता, सतर्क रहना यानी देखते रहना। यहाँ पर ये सिंबल जो है रीजन एंड वॉचफुलनेस को दर्शाता है। वॉचफुलनेस यानी वॉच देखना, देखेंगे किससे, आंख से, इस तरीके से आप याद रखिएगा। दूसरा है लो टैबलेट, लो टैबलेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ये लो टैबलेट जो है ये इस टाइप का बना हुआ था और इसमें इनके लॉज लिखे हुए थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको इंगित करता है, तो ये बात करता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी सिटीजन्स जो हैं वो बराबर है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और पहले वाले का था डी। फिर तीसरा है विंग्ड वुमेन, विंग जो वुमेन है ये है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गलती हुई है या फिर शब्द बदल गए हैं, इसका है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ के समान, यानी कि जो रूल है उसके समान। तीसरा है स्केप्टर या फिर राजदंड, ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। ये हमारी नई जो हमारा नया लोकसभा बना था उसमें भी इस राजदंड को लगाया गया था। तो ये किसका सिंबल होता है, ये रॉयल पावर का सिंबल होता है, रॉयल पावर। ऑप्शन कुछ इसमें इन दोनों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा आई विद ट्रायंगल, त्रिभुज में जो आंख है वो रीजन एंड वॉचफुलनेस यानी तर्क और सतर्कता को दिखाता है। फिर उसके बाद लो टैबलेट कानून की पट्टिका जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और विंग्ड वुमेन पंखों वाली स्त्री जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ को पर्सोनिफाइड किया, यानी लॉ जो है उसको एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। जैसे हमारे कानून व्यवस्था में जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रहते हैं उनमें एक लेडी को न्याय की देवी दिखाया जाता है जिनके आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तो इसी तरीके से फिर है स्केप्टर राजदंड, ये एक राजदंड जो है ये रॉयल पावर को दिखाता है, राज राजा रॉयल पावर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ और सिंबल है। तो सबसे पहले स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ को काटता, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये था एटर्निटी एंड यूनिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और ब्रोकन चेन जो था ये किसका था, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम इसका था स्वतंत्रता, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन है ए। और फिर तिरंगा ध्वज नीला सफेद और लाल, फ्रांस का जो तिरंगा है
वो उसमें कौन-कौन से कलर रहते हैं, नीला, सफेद और लाल। ये दिखाता है रिवॉल्यूशन एंड नेशन, ये नेशन को यानी क्रांति और राष्ट्र को दिखाता है, कौन से राष्ट्र को, फ्रांस को। और फ्रियन कैप जो है टोपी, ये एक लाल तरीके की टोपी होती थी। रेड कैप ये जो थी, ये एक रेड कैप थी, ये किसको दर्शाती थी, ये दिखाती थी फ्रीडम फ्रॉम ओप्रेशन। ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सफेद लाल जो है ये है आपका बी। और ये जो फ्रियन कैप है इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हो गया बी सी ए डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द मोनार्की एबोलिश इन फ्रांस कंट्री डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद भी जो है मोनार्की था यानी कि राजतंत्र था। फिर उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन करते हैं, एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं और ये गणराज्य घोषित कर देते हैं खुद को। और ये कौन सा डेट था, कौन सा साल था, तो ये साल था 1792। इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, ये साल था 1792। थैंक यू वेरी मच। आज का हम लोग का ये लेसन या फिर कहें एमसीक्यू का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इसका सेकंड पार्ट भी अभी आना बाकी है। इसके आधा चैप्टर या फिर उससे कम ही बाकी है। तो इसी तरीके से हम लोग एमसीक्यू माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मेरे हिसाब से ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, बाय।